तो चैप्टर एक 8 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अभी उसमें अपन देखेंगे बैलेंस शीट मैट्रिक्स। तो बैलेंस शीट मोस्ट ऑफन फेल टू प्रॉपरली रिफ्लेक्ट देयर फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन अकाउंट ऑफ certain accounting concept and convention such as historical cost concept and money measure concept। ठीक है। Further, the standard categorization of balance sheet line item may not be suitable for all type of analysis। एनालिस्ट ऑफन कंप्यूट एडिशनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो केवल बैलेंस शीट्स को देखने से ये समझ में नहीं आएगा कि फेयर वैल्यू कितना है असेट्स का ऑन अकाउंट ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन सच एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड मनी मेजर कॉन्सेप्ट। ये दोनों में पूरी तरीके से बैलेंस शीट जो होता है उससे अपने को जो फेयर वैल्यू मिलती है वो उतनी एक्यूरेट नहीं रहती है। ठीक है। और बैलेंस शीट का जो है वो एनालिसिस के लिए उतना सुटेबल भी नहीं होता है, स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन अगर बैलेंस शीट का करें तो एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपने को बहुत सारे और भी मैट्रिक्स है जिन पे फोकस करना होता है। ठीक है, गुड इवनिंग। तो और भी फैक्टर्स है जिनके ऊपर अपने को फोकस करना होता है। ठीक है, बैलेंस शीट तो अपने को रीड करने आ गया। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड मनी मेजर कॉन्सेप्ट ये दोनों में फेयर वैल्यू नहीं निकल पाती है। तो पहला जो मैट्रिक्स है वो है टोटल डेप्ट। डेप्ट आर ऑब्लिगेशन दैट आर सेटल थ्रू कैश एंड इन्वॉल्व इंटरेस्ट दैट आर गिवन एज कंपनसेशन फॉर टाइम वैल्यू मनी। ठीक है, जो डेप्ट है उसको कैसे सेटल करते हैं, कैश से। और दूसरा इंटरेस्ट पेड करते हैं, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग। गुड इवनिंग। तो डेप्ट को कैसे सेटल करते हैं, कैश से या इंटरेस्ट के द्वारा। ठीक है। To that extent, debt is different from all other liability. Therefore, analyst may need identify the total value of debt। तो एक ऐसा एनालिस्ट अपने को टोटल वैल्यू ऑफ डेप्ट पता होना चाहिए या एनालिसिस जरूर करना चाहिए। दिस इज कैलकुलेटेड बाय समिंग लॉन्ग टर्म डेप्ट, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड शॉर्ट टर्म डेप्ट, फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन एंड एक्योर्ड इंटरेस्ट। तो इसके लिए क्या करना है, अपने को लॉन्ग टर्म डेप्ट देखना है और दिस इस साल में कितना लॉन्ग टर्म डेट अपना बचा हुआ है, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म डेट कितना है, फिनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन क्या है, ये सब चीजें देखनी होती है। इन द केस ऑफ भारती एयरटेल इट हैड कंसोलिडेटेड डेप्ट ऑफ 12.87 बिलियन एज सोन बिलो। ठीक है, तो यहां पे टोटल भारती एयरटेल की डेप्ट कितनी है, 12.87 बिलियन रुपीज। ठीक है। तो सिक्योर लोन, अनसिक्योर, नॉन कन्वर्टेड बॉन्ड, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, फिनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन, डिफर पेमेंट ऑब्लिगेशंस, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, ये सबको टोटल करते हैं तो टोटल डेप्ट अपने को पता चल जाता है। 2018 में कितना था, 11.41 था। 2019 में 12.87। ठीक है। सेकंड होता है वर्किंग कैपिटल। Working capital refer to the amount of money that is locked in day-to-day operation of the business. It is often calculated as current asset minus current liability। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, जो पैसे अपने को डे टू डे ऑपरेशंस के लिए लगते हैं। अगर इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। एज पर द बैलेंस शीट ऑफ भारती एयरटेल सोन इन 8D, इट वर्किंग कैपिटल वाज निगेटिव -601.49। यानी कि अपना करंट असेट कम है और लाइबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। कोर वर्किंग कैपिटल क्या होती है, द करंट असेट ऑफ कंपनी ऑफन इंक्लूड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट which are not necessarily mean for business operation. Similarly, current liability of company include many short-term obligation which do not necessarily arise of day-to-day operations, जैसे current maturity of long-term debt। ठीक है। तो कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल एज डिफरेंट बिटवीन करंट असेट एंड लाइबिलिटी इज मिसलीडिंग। Therefore, analysts compute the core working capital, which only factor the current assets that are used or arise out of core operation। तो कोर वर्किंग कैपिटल जिसमें अपने को केवल ऐसी चीजें को इंक्लूड करना है जिसको डेली ऑपरेशंस में अपने को यूज कर रहे हैं।
जैसे कि अगर करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी को को माइनस करके अगर अपन वर्किंग कैपिटल निकालते हैं तो कई बार वो मिसलीडिंग होता है, क्योंकि करंट लाइबिलिटी में क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे डेप्ट हैं जो इस ईयर मैच्योर होने वाले हैं, तो वो क्या होता है, करंट लाइबिलिटी में आता है। करंट असेट्स जो कंपनी के शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है जिसका डे टू डे ऑपरेशन में यूज नहीं है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, एनालिस्ट कंप्यूटर कोर वर्किंग कैपिटल विच ओनली फैक्टर करंट असेट डेट आर यूज ऑन अराइज ऑफ कोर ऑपरेशन। द वर्किंग कैपिटल ऑफ भारती एयरटेल वाज निगेटिव 2.36 बिलियन एज सोन बिलो। तो इन्वेंट्री कितनी है और डेप्ट कितना है, तो पेबल आया 2.36 और पेबल इतना है, तो टोटल जो डेप्ट आया वो कितना है 2.36। और वैसे ही अपना 2018 में कितना था 2.09। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन, कोर वर्किंग कैपिटल, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी एग्जाम में पूछता है तो उसकी जो वर्ड्स है उसको जरूर ध्यान रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है कि कोर वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है, करंट असेट्स में क्या चीज पूछ रहा है, करंट लाइबिलिटी में किसको माइनस करने बोल रहा है, ऐड करने किसको बोल रहा है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है ना। बेसिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो जैसे अपन ने अभी बैलेंस शीट का देखा वैसे ही अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखना है, ठीक है, डिटेल स्टडी करना है। तो इसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आर और इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म फॉर अ गिवन पीरियड इन इंडिया। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2030 प्रेस्क्राइब द फॉर्मेट फॉर पी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसको याद रखिएगा, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, और शेड्यूल 3 में डिस्क्राइब किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। IND AS 1 required that profit and loss statement should mandatory include other comprehensive income, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अपने को क्या इंक्लूड करना है, अदर इनकम को भी इंक्लूड करना है। अकॉर्डिंगली आइटम कंट्रीब्यूटेड टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आर सोन बिलो द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के नीचे शो करेगा लेकिन करना जरूर है। द फॉर्मेट एप्लीकेबल फॉर बैंकिंग, insurance and utility company are prescribed by respective regulator and they need to follow the format given in schedule 3। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस और यूटिलिटी के लिए उनके द्वारा जो रेगुलेटर्स जो प्रेस्क्राइब करते हैं फॉर्मेट उसमें देना है उनको। जरूरी नहीं है कि शेड्यूल 3 को का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना, किसके लिए, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड यूटिलिटी कंपनी के लिए। The following exhibits show that consolidated profit and loss account statement of Bharti Airtel for year ending 2019 as example. Profit and loss statement tend to look different from different industry as the nature of income and expense may vary। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया गया है भारती एयरटेल का, तो इसमें इनकम दी गई है, रेवेन्यू, अदर इनकम, एक्सपेंस, नेटवर्किंग एक्सपेंस, एक्सेस चार्ज, लाइसेंस फीस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग, अदर एक्सपेंस। तो ये पूरा टोटल दिया गया है ये स्टेटमेंट में, ठीक है। कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइन आइटम, तो पहला होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू रिप्रेजेंट द अमाउंट अर्न बाय कंपनी बाय सेलिंग गुड एंड सर्विस, यानी कि कंपनी जो भी गुड और सर्विस सेल करती है कस्टमर्स को, उससे जो उनको पैसे मिलते हैं वो रेवेन्यू है। इट इंक्लूड इनकम फ्रॉम सोर्स दैट आर पार्ट ऑफ कोर ऑपरेशन और आर इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है। सम कंपनी शो इनकम फ्रॉम कोर ऑपरेशन एज रेवेन्यू और इनकम दैट आर इंसिडेंटल टू कोर ऑपरेशन एज अदर इनकम। तो जो कोर ऑपरेशन से आ रही है, ठीक है, उसको रेवेन्यू में, लेकिन जो अदर ऑपरेटिंग इनकम है उसको अदर में शो किया जाता है, ठीक है, अदर ऑपरेटिंग इनकम में अगर इंसिडेंटल है तो। अदर इनकम्स, अदर इनकम टिपिकली इंक्लूड नॉन ऑपरेटिंग इनकम सच एज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट और सेल ऑफ असेट्स। तो अदर इनकम में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट से, प्रॉफिट से या असेट्स को सेल किया तो उसमें से जो पैसे मिले।
इन द केस ऑफ भारतीय इट हैज रिपोर्टेड अदर इनकम सेपरेटली बिलो द ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइन। ठीक है। एक्सपेंस क्या होता है? द एक्सपेंस रिपोर्टिंग वेरी based on nature of industry. Common line item that exist irrespective of industry include employee cost, depreciation and finance charge. तो ये इनके मेन एक्सपेंस हो गए। In the case of manufacturing industry, company reported three more standard line item: cost of raw material, purchase of stock in trade and change in inventory of finished goods। ठीक है, ये भी है। Expense that are not separately disclosed are included as a part of other expense। तो जो ऐसे एक्सपेंस जिसको एक्सपेंस में नहीं इंक्लूड किया गया उसको अदर एक्सपेंस में इंक्लूड किया जाता है। An interesting difference in financial reporting between India and rest of world is that India are expected to general purpose statement while many other part of world expected them to cater primarily primarily to investor। ये चीज अपन ने प्रीवियसली भी पढ़ा था। ठीक है। In India, financial statements, some line items such as raw material have higher level of disclosure requirement, while in some case such as other direct expense, the disclosure requirement are lower. Thus, in turn, create certain challenge. Raw material costs are disclosed, other component of direct cost are not directly disclosed. This create challenge in calculating gross profit। तो कुछ चीजें हैं जैसे कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट को डिस्क्लोज किया गया है, लेकिन अदर जो उसके कंपोनेंट है उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो कई बार ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है। अब द फॉलोइंग प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑन वेरियस एक्सपेंस रिपोर्टिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है? दिस रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में कितने रॉ मटेरियल्स और कितने अमाउंट के रॉ मटेरियल यूज किए गए। जैसे फॉर कंपनी दैट फॉलो पीरियडिक इन्वेंटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिस इज कंप्यूटेड एज परचेस माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे अपन ने परचेस किया, परचेस से पहले भी कुछ अपने पास रॉ मटेरियल पड़े होंगे। ठीक है, तो परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि एक वीक में कितना अपन ने परचेस किया और उससे पहले कितने मटेरियल्स अपने पास अवेलेबल थे, और उसको माइनस करेंगे अपन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। ठीक है। तो इससे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स ये है। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दिस रिप्रेजेंट अमाउंट स्पेंट टुवर्ड परचेस ऑफ गुड दैट आर सोल्ड टू कस्टमर विदाउट एनी एडिशनल प्रोसेसिंग। मोस्ट ऑफ द परचेज इन रिटेल सेक्टर वुड बी सोन अंडर दिस हेड। जैसे अपन ने कोई भी स्टॉक खरीदा और उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किए और डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर दिया, तो ऐसे जो सेल होते हैं वो रिटेल सेक्टर में ज्यादा दिखने को मिलते हैं। थर्ड है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ WIP एंड फिनिश गुड। एज पर जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टुवर्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज रिटेन इन इन्वेंट्री अंटिल द गुड आर डिस्पोज्ड। तो इन्वेंट्री में रहते हैं, जैसे कि जो भी प्रोडक्ट्स या गुड्स अपन ने जब तक उसको सेल नहीं करेंगे तब तक वो क्या होता है, इन्वेंट्री में होते हैं। ठीक है। रिटेन इन इन्वेंट्री अंटिल द गुड आर डिस्पोज, यानी कि उसको सेल जब तक ना किया गया। ठीक है। दिस लाइन आइटम रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड। ठीक है। तो WIP यानी होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश गुड यानी कि जो अभी फिनिश्ड हो चुका है, इन्वेंटरीज में है, और जब तक उस वो कस्टमर को सेल नहीं किया कर देते तब तक। ठीक है। यहां तक क्लियर? कोई भी अगर चीज समझ में नहीं आएगी तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, और या तो अगर आपको कुछ पूछना भी होगा तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, तभी लाइव क्लास का फायदा है। ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट यानी उनको सैलरी दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, एक्सपेंसेस दे रहे हैं। ठीक है। स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन ग्रांटेड, स्टॉक सेल्स कर रहे हैं, स्टॉक वेलफेयर एक्सपेंडिचर,
द कॉस्ट इंक्लूड अन एनुअल प्रोविजन टुवर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट अर्न बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग द दैट ईयर। ठीक है, ये सब चीजें जितनी भी एम्प्लॉयज रिलेटेड कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। डेप्रिसिएशन रिफर टू ग्रेजुअल एंड परमानेंट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी कि कोई भी अपन ने असेट्स खरीदा है, जैसे कोई भी मशीनरी खरीदी है कंपनी के लिए, वो क्या है, समय रहते उसका एक तो उसकी उम्र हो जाएगी, दूसरा यूज करने के बाद उसकी वैल्यू कम होते जाएगी, उसके बारे में। डेप्रिसिएशन कैन बी अकाउंटेड अंडर मेनी मेथड। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 रिक्वायर्ड दैट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टेक इनटू कंसिडरेशन दैट द वे असेट इज यूज्ड। अ कैब ऑपरेटर में डेप्रिसिएट इट्स फ्लीट बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस अ कार कैन ट्रेवल्स। तो एक कैब ऑपरेटर है जिसके पास बहुत सारी कार्स हैं। अब वो कैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे कि वो कार कितना ट्रेवल की है, कितना डिस्टेंस इन इट्स लाइफ टाइम। एक कार उन्होंने ली और 2 साल 4 साल में वो कितनी चली उसके ऊपर। वाइल अदर अनदर कंपनी में डेप्रिसिएट बेस्ड ऑन इट्स यूजफुल लाइफ मेजर्ड इन ईयर। और बाकी कंपनीज क्या कर सकती है, उस असेट्स को अपन ने कितना यूज किया है ऑन दैट ईयर, यानी कि जब से अपन ने उसको खरीदा है कितना अपन ने उसको यूज किया है। ठीक है। एमोर्टाइजेशन मीन्स इट रिफर टू ग्रेजुअल राइट ऑफ इंटेंजिबल असेट ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ, यानी कि टोटली जीरो हो जाए उसकी वैल्यू। ठीक है, राइट ऑफ हो गया यानी खत्म हो गया, वो असेट्स ही खत्म हो गया। फिनेंस कॉस्ट, फिनेंस चार्ज रिफर टू एक्सपेंडिचर इनकर टुवर्ड इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस एंड amortization ऑफ एक्सपेंस incurred toward सिक्योरिटी इशुएंस। ठीक है, ये फिनेंस कॉस्ट हो गया। ये सब टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि जब केस स्टडी या न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो इसी टाइप के वर्ड्स उसमें यूज होते हैं। कोई सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो फिनेंस कॉस्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस। ठीक है, ये सब चीजें याद रखें। और amortization ऑफ एक्सपेंस, ये जो लाइन से अपन पढ़ रहे हैं ना, अगर इसको अपन अच्छे से समझ जाए तो केस स्टडी अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इजीली सॉल्व होगा, इजीली। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछता ही है, और केस स्टडी में इस टाइप से ये जो अपन पढ़ रहे हैं केस स्टडी में एक ना एक बार जरूर आएगा। अदर एक्सपेंस, एक्सपेंस that are not independently large are often combined and classified as other expense। जिसको अपन ने एक्सपेंस में क्लासिफाइड नहीं कर सकते उसको अदर एक्सपेंस में क्लासिफाइड करते हैं। जैसे कंपनी प्रोवाइड नोट टू अकाउंट डेट गिवन मोर डिटेल डिस्क्लोजर ऑन द सेम। और अदर एक्सपेंस को कंपनी को डिटेल में दिखाना पड़ता है। इनकम फ्रॉम इक्विटी अकाउंटेड एंटाइटी, दिस रिफर टू कंपनी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एंटाइटी विच इज अकाउंटेड अंडर द इक्विटी मेथड। ठीक है, ठीक है। दिस रिफर टू कंपनी शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि शेयर प्रॉफिट कितना हुआ शेयर से। एक्सेप्शनल आइटम एंड नॉन रिकरिंग आइटम, दिस रिफर टू इनकम और एक्सपेंस दैट डू नॉट नॉर्मली अराइज अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स में ऐसे एक्सपेंस नहीं होते, ना इनकम होती है। दिस इंक्लूड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, वन टाइम रेगुलेटरी चार्ज एंड सच अदर, यानी कि कोई नेचुरल भूकंप आ गया, तूफान आ गया, उसमें कोई लॉस हो गया, या कोई वन टाइम रेगुलेटरी चार्जेस अपन कंपनीज पेड कर रही है उसके ऊपर। इसके अलावा आता है टैक्स। टैक्स एक्सपेंस ऑफ इंडियन कंपनी इंक्लूड थ्री, तीन टाइप के टैक्स देने पड़ते हैं, करंट टैक्स, मैट एंड डिफर्ड टैक्स। करंट टैक्स रिप्रेजेंट टैक्स पेबल फॉर अ गिवन ईयर अदर देन मैट। मैट पेड कैन बी यूटिलाइज एज करंट एज क्रेडिट फॉर फ्यूचर। जो मैट अपन ने पेड किया है उसको वापस भी अपन ले सकते हैं, तो उसको क्रेडिट में फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो करंट टैक्स यानी कि जो भी अपन को टैक्स इस साल पेड करना है अदर देन मैट। इन थ्योरी मैट पेड शुड shown an asset in the balance sheet. However, if company believe that it may not be get to credit of the MAT paid within a allowed duration, they expense it in the profit and loss। अगर कंपनी को लगता है जो मैट उन्होंने पेड किया है वो दिए गए समय पे अपने को नहीं मिलेगा,
तो कंपनी उसको एक्सपेंस में भी शो कर सकती है। Deferred tax income or expense has no cash impact, but it arise out of accounting treatment given to recognize future tax benefit or obligation that arise on account of an event that has occurred in the past. ठीक है। Profit allocated to non-controlling interest. This refer to the amount of profit a subsidiary company that belong to external shareholder of the subsidiary. EPS. EPS is calculated by dividing the net profit to equity shareholders by the average number of share outstanding. ठीक है, outstanding. In term of EPS, company disclose basic EPS and dilute EPS. अब EPS भी दो टाइप के होते हैं। बेसिक EPS is calculated by dividing net profit by weighted average number of shares. ठीक है, बेसिक ईपीएस। और डाइल्यूटेड ईपीएस assume that an instrument that can be potentially converted into equity share without payment of full consideration indeed converted. It assumed that in money warrant, ESOP and convertible instrument are converted into equity. The potential impact of such exercise conversion of profit and loss account are also factorized. Diluted EPS is then calculated by dividing the adjusted net profit number by the diluted share count. जो भी शेयर डाइल्यूट होता है, ठीक है, या जो जो कन्वर्ट हो जाते हैं ना, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ डेप्ट ऐसे होते हैं जो आगे चल के शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके कारण जो ईपीएस डाइल्यूट होता है, उसके बारे में इसमें डिटेल में बात की गई है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स. Other comprehensive income refer to income or expense that are required to permitted to bypass profit and loss account. It mostly comprise of change in value of assets and liability on account of non-operating factors. They include the following: change in revaluation surplus, remeasure gain and on profit defined benefit plan, gain arise on account translation of financial statement of foreign operation, change in fair value of financial assets, gain on account of derivative contract that effectively hedge risk. Part of OCI of subsidiary operation that belong to external shareholders should be allocated to non-controlling assets. तो अभी अपन ने ये जितने भी पार्ट्स देखे, ठीक है, यहाँ से रेवेन्यू, अदर इनकम, एक्सपेंस, इसको बहुत अच्छे से एक बार स्टडी करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड केस स्टडी आता है, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और कुछ कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे प्लीज चैट बॉक्स में पूछते रहिए। ठीक है, और प्लीज अभी की जो क्लासेस हैं, इसको लाइव क्लासेस करके अपन एक दो दिन रिवीजन करके फिर नेक्स्ट क्लास लूंगा। उससे क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जब भी आपको ऐसा हो, क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर कहीं कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर समय नहीं मिलता है तो प्लीज आस्क मी फ्रेंकली, मैं आपको एक दो दिन पॉज भी कर दूंगा, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि चैप्टर 8 से 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। की मैट्रिक्स फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Detailed analysis of profit and loss account involve calculating several profit metrics in addition to what is profit before tax and net profit. Most companies present a single step profit and loss account. In single step profit, a company add all their income from they reduce all their expense to calculate profit. तो सभी कंपनी यही करती है कि अपने पूरे इनकम एक साथ बता दिए और एक्सपेंस अलग बता दिए, दोनों को माइनस किए तो प्रॉफिट बता दिए। लेकिन सम कंपनी चूज टू प्रेजेंट मल्टी स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सारी कंपनी मल्टी स्टेप, जैसे इट इन द एग्जिबिट शो भारती एयरटेल प्रेजेंट इन मल्टी स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जैसे एबिटा, ईबीआई, टीडीए इज कैलकुलेटेड।
Other expenses are reduced from debt. However, even in case where company does not present a multi-step analyst, अगर कंपनी अपने मल्टी स्टेप स्टेटमेंट नहीं बता रही है, तो एनालिस्ट जो है, रिसर्च एनालिस्ट, एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपने को मल्टी स्टेप स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है। द फॉलोइंग एग्जिबिट शो अ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ भारती एयरटेल लिमिटेड रीड्रॉन बाय एनालिस्ट टू कैप्चर सम मोर प्रॉफिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपने को मल्टीपल मल्टी लेवल स्टेप स्टेटमेंट निकालने हैं, और जितने भी प्रॉफिट लॉस के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके अनुसार अपने को देखना है कि कंपनी कैसा कर रही है। तो ये भारती एयरटेल का है मल्टी स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ रेवेन्यू दिया है, अदर ऑपरेटिंग इनकम दिया है, टोटल रेवेन्यू दिया है, नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सेस चार्ज, लाइसेंस फी, सेल्स, मार्केटिंग, अदर्स, एबिटा दिया हुआ है, एबिट दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें मल्टी स्टेप स्टेटमेंट में आती है। ठीक है, और इसका बहुत ज्यादा यूज आज के डेट में होता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? इट इज कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम रेवेन्यू। इट इज सुटेबल metric फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इट रिफर टू द surplus that a company can use to meet its fixed expense. In case of Indian companies, since they do not disclose direct costs separately, it is not possible to calculate the metrics. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, थोड़ा इसको देखिएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनीज अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट। जैसे नेट प्रॉफिट आया कंपनी का, तो उसमें क्या क्या पेड करना होता है? इंटरेस्ट, depreciation and amortization. Interest expense is driven by funding choice of company, while depreciation and amortization are driven by accounting choice. Similarly, company may also earn certain investment income and other non-operating income, which are again driven by choice of treasury management. All these items affect a proper comparison of operating performance between two companies. Further, these items also cause tax impact. Therefore, analysts prefer to compute adjusted EBITDA, which is computed without taking any of those lines. EBITDA also serve as proxy for cash profit earned by operations. ठीक है, EBITDA में क्या देखते हैं अपन? सिंपल अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। और एक होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑल्दो EBIT इज अ यूजफुल मैट्रिक्स, इट ओमिट अ फैक्टर इम्पैक्ट ऑफ capital expenditure completely. Some capital expenditure are running in nature. Therefore, ignoring such expenditure may give misleading result. Therefore, analysts compute EBIT, which take into the consideration depreciation and amortization as expense. तो EBIT में क्या होता है? डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को एक्सपेंस की तरह कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, adjust profit after tax, exceptional item and non-recurring item affect comparability of non-net profit number. Therefore, analysts often tend to calculate adjusted net profit, which eliminates the impact of this exceptional item. While calculating the impact of exceptional item of net profit, it is also necessary to factor in their tax impact. This is typically done by multiplying the exceptional item with the effective tax rate. तो यहां तक कुछ ऐसा है जो समझ ना आया हो? आफ्टर टैक्स भी कुछ प्रॉफिट को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में यहां बात की गई है, एडजस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। ठीक है, यहां तक अगर कुछ समझ ना आया हो तो एनीथिंग? फिर होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर इक्विटीज। ऑल अंडरस्टूड? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और बहुत लंबा चैप्टर है।
इंडियन Indian Accounting Standard 1 require company to represent a statement of change in shareholder equity to show the impact of various type of transaction on various component of shareholder equity. The following exhibit show the statement at present by Bharti Airtel. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर इक्विटी, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स का जो कितने चेंजेस आए हैं वो भी बताना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। फिर है बेसिक ऑफ कैश फ्लो। जनरेटिंग कैश इज क्रिटिकल फॉर फर्म लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। कोई भी कंपनी है उसके लिए कैश जनरेट करना बहुत जरूरी है अगर उसको लंबे समय तक सरवाइव करना है तो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैलेंस शीट डू नॉट फोकस ऑन कैश फ्लो सिंस अकाउंटिंग इज ऑन एक्यूरल बेसिस। Under accrual basis, income is recognized when it is earned rather than when it is received. तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कैश फ्लो को उतना अच्छे से नहीं बताते क्योंकि वो एक्यूरल बेसिस में होता है। अब इसको अगर समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि इनकम कब रिकॉग्नाइज हुई, जब वो अर्न हुई। ठीक है, अर्न हुई वो बता दिया, लेकिन कब रिसीव हुई ये नहीं बताया। ठीक है, सिमिलरली एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज इनकर्ड रेदर देन व्हेन इट इज पेड। तो अपन क्या करते हैं, स्टेटमेंट में बताते हैं कि इतनी एक्सपेंस हुई, लेकिन एक्सपेंस कब पेड किया ये तो नहीं बताते। तो दिस क्रिएट डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट सोन एंड एक्चुअल कैश फ्लो। ठीक है, लेट लुक एट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल बताया गया यहाँ पे। अ बिजनेस डज ऑल कैश परचेज फॉर 80,000। ठीक है, एक बिजनेस है उसमें जितने भी परचेस हुए 80,000 के, कैश सेल कितने का हुआ 1 लाख का, देयर वुड बी प्रॉफिट ऑफ 20। ठीक है, 80,000 में खरीदा, 1 लाख में सेल कर दिए, प्रॉफिट दिख रहा है 20,000 का। बिजनेस वुड बी एबल टू टच दैट कैश एज मनी हैज ऑलरेडी कम इन। हाउएवर थिंक ऑफ बिजनेस वेयर परचेज इज डन ऑन कैश। अपन ने परचेज तो किया कैश में, लेकिन जो सेल किया वो क्रेडिट में किया, उधार में। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो अपने को दिख रहा है कि 20,000, बट द फैक्ट दैट देयर इज नो मनी। ठीक है, ये समझ में आया। अपन ने कैश में परचेस किया, सेल भी कर दिया, तो 20,000 का प्रॉफिट है। लेकिन बात यहां हो रही है कि 80,000 में अपन ने कैश में खरीदा लेकिन सेल किया उधार में। प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिख रहा है 20,000 का, लेकिन if the business is not able to collect the due from its customer, there will be no profit or even the capital of the company. 80,000 is likely to be lost. अगर वो 80,000 कस्टमर ने नहीं पेड किया तो वो तो हमारा टोटल लॉस दिखा दिया ना 80,000 का। हमने जो उधार में उसको बेचा उसने तो वापस ही नहीं किया। तो यहां पे क्या होता है, कैश फ्लो अपने को नहीं समझ में आएगा। तो देयर फोर अलॉन्ग विथ प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, कैश फ्लो का भी अपने को, बिजनेस के कैश फ्लो को भी देखना है। इन अब्सेंस ऑफ कैश वाइल देयर में बी प्रॉफिट, देयर वुड बी मोर पेपर प्रॉफिट एंड नॉट द रियल प्रॉफिट। ठीक है, तो कागज में अपने को दिख रहा है कि प्रॉफिट है, लेकिन रियल में उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्दर, देयर आर कैश फ्लो एंड कैश आउटफ्लो इन एवरी बिजनेस as money come in and money goes out. For simplicity understanding purpose, cash flow are broadly divided into following three category. तो कैश फ्लो को तीन भाग में डिवाइड किया गया, तीन पार्ट है। पहला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस। इनकमिंग कैश इज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग कैश इज निगेटिव। जो अपने पास आ रहा है वो प्लस है और जो हम दे रहे हैं वो माइनस। द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑपरेटिंग कैश फ्लो number by adding back non-cash expenditure such as depreciation and amortization and change in account receivable and payable। ठीक है, नेट प्रॉफिट को अपन चेंज भी कर सकते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन को भी। फिर है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, कैश फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ असेट्स। बाइंग असेट्स इज निगेटिव,
कैश एंड सेलिंग एसेट्स इज पॉजिटिव। अगर अपन किसी एसेट्स को सेल करते हैं तो अपने पास पैसे आ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव हुआ। लेकिन जब अपन किसी असेट्स को बाय कर रहे हैं तो पैसे हम दे रहे हैं, तो वो निगेटिव कैश फ्लो हुआ। फिनेंसिंग कैश फ्लो ऑन अकाउंटिंग ऑफ लाइबिलिटीज, बोरोइंग मनी और इशूइंग एक्सपेंडिचर इक्विटी इज पॉजिटिव कैश फ्लो, और रिडीमिंग डेब्ट और इक्विटी इज निगेटिव कैश फ्लो। ठीक है। द फॉलोइंग एग्जिबिट रिप्रोड्यूस कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ भारती। अब यहाँ पे भारती एयरटेल का कैश फ्लो का स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे, बताने के लिए कि कैश फ्लो में क्या क्या चीजें हैं। If a business is continuously running negative operating cash flow for several years, there is a alarming signal। यानी कि किसी भी कंपनी में अगर कैश फ्लो आ ही नहीं रहा है, प्लस में नहीं है, निगेटिव में है बहुत सालों से, तो वो अलार्मिंग सिग्नल है बिजनेस के लिए। अब बिजनेस विच इज कंटिन्यूअसली रनिंग नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो वुड बी नीड कंटिन्यूअस डोज ऑफ स्टिमुलस इन टर्म ऑफ कैश to keep going. Needless to state that over a period of time, either it will turn into positive operating cash flow or die down। या तो पॉजिटिव होगा कैश फ्लो उसका, या तो कुछ दिन में वो कंपनी खत्म हो जाएगी। जिसका एग्जांपल है किंगफिशर। किंगफिशर हैड निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर ईयर। हियर द फिनेंशियल्स। ये कैश फ्लो, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। तो ये इसके कैश फ्लो है पूरे माइनस में, 2009 से 2013 तक। सोर्स क्या है? मनी कंट्रोल। द एयरलाइन वॉज बोरिंग मनी टू पे इंटरेस्ट एट इबिट वॉज मच लोअर देन इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन फॉर सेवरल ईयर इन द पास्ट। एट अ पॉइंट इन टाइम स्टॉप एट lender refused to pump in further cash. The business did not turn positive operation cash flow even after infusion of capital. It should be clear that no business can run continuously expansion of borrowing money। एयरलाइन में केवल अगर किंगफिशर का ना देख के आप जेट एयरवेज या बाकी एयरलाइंस का भी देखेंगे तो उसमें कैश फ्लो जो रहती है बहुत साल तक निगेटिव रहती है, या फिर वो प्रॉफिट में बहुत कम दिखाते हैं खुद को, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा होती है। When a business is expanding, it would need a cash flow। जब बिजनेस को आपको बढ़ाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कैश की जरूरत होगी। निगेटिव इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो आर फाइनेंस थ्रू आइदर पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो और एक्यूमुलेटिंग पोजीशन ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ठीक है। और पॉजिटिव फिनेंसिंग कैश फ्लो। बिजनेस दैट डिपेंड एक्सेसली ऑन बोरिंग फंड और एक्सपेंशन हैव टू बी सीन विद कॉशंस। जो भी बिजनेस को हमेशा एक्सपेंड करने के लिए उधार लेने की जरूरत पड़े, वैसे बिजनेस को थोड़ा कॉशन से देखना चाहिए। सम ऑफ द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इन केस ऑफ कैश फ्लो। लुकिंग एट नेट कैश फ्लो कुड बी डिसेप्टिव। ईच ऑफ द कैश फ्लो स्ट्रीमिंग ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंसिंग हैव टू बी एनालाइज। जो अपन ने कैश फ्लो के तीनों टाइप्स देखे यहाँ पे, उन तीनों को डिफरेंटली एनालाइज करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो एनालिसिस हैज टू बी फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड रिकरिंग कैश फ्लो। Non-recurring and extraordinary item that have impact the cash flow should be recognized and adjusted। ठीक है। यहां तक सब समझ में आया? ये कैश फ्लो तक था। यहां तक क्लियर हुआ?